हेलो एवरीवन फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास की प्रस्तावना, हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास, हिंदी भाषा का आदिकाल, हिंदी भाषा का मध्यकाल। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ तक पढ़ेंगे हिंदी भाषा का मध्यकाल, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आधुनिक काल और 19वीं शताब्दी से पूर्व की खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। और उसके बाद हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास है ना, उसका सारांश भी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना से लेकर हिंदी भाषा का आधुनिक काल तक पढ़ेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आधुनिक काल, और इसके बाद सारांश तक हम दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। हिंदी भाषा का स्वरूप एवं उसका विकास है, उसकी प्रस्तावना है। इस इकाई में आप पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के उद्भव एवं विकास को पढ़ चुके हैं। ईसा की 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश के सभी रूपों का अंत हो जाता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इन अपभ्रंशों को पुकारा जाता था। उत्तर भारत के शूरसेन प्रांत की अपभ्रंश शूरसेनी अपभ्रंश कहलाती थी। इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? शूरसेनी अपभ्रंश से। ईसा की 11वीं शताब्दी से आज तक का 1000 सालों का समृद्ध इतिहास इस भाषा के पास है। हिंदी की इस विकास यात्रा में आए प्रमुख परिवर्तनों को हम इस इकाई में पढ़ेंगे। अपभ्रंश से निकले हिंदी के प्रारंभिक रूप में प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के शब्दों की भरमार रही है। विकास के आगामी वर्षों में हिंदी ने इस शब्दावली से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब हिंदी में अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही, राजस्थानी आदि बोलियों के शब्दों का प्रयोग होने लगा है। हिंदी के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के 200 वर्ष बाद भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य प्रारंभ होता है। सुल्तानों एवं मुगलों का यह काल 650 वर्षों तक रहा। इस काल में हिंदी की शब्दावली में जो 650 वर्षों तक मुगलों का शासनकाल रहा है ना, उस टाइम में हिंदी के अंदर भी इन भाषाओं के कुछ शब्द आए हैं। तो इस काल में हिंदी की शब्दावली में अरबी, फारसी के शब्दों की भरमार रही। इसी काल में अरबी, फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी की एक शैली उर्दू अस्तित्व में आई। देखो, जो एक काल था ना मुगलों का, इस काल के अंदर ही अरबी, फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी की एक नई शैली आई है, जिसको हम उर्दू कहते हैं। आपको पता है उर्दू की लिपि ही फारसी लिपि है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो ये उर्दू भाषा कहाँ से आई है? अरबी, फारसी के शब्दों से। ठीक है, जो हिंदी की हमारी एक नई शैली बन गई है उर्दू। लिपि का भेद होने के कारण कुछ लोग इसे अलग भाषा मानने लगे हैं। ये हिंदी की ही एक शैली है, लेकिन कुछ लोग इसको अलग मानते हैं, अलग भाषा मानते हैं, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो फारसी लिपि है। मुगलों ने हिंदी का व्यवहार अपने राजकाज, सामान्य प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए किया था। मुगलों ने देखो हिंदी का व्यवहार अपने राजकाज, सामान्य प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए किया था। मुगल शासकों ने जब साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया, तब दक्षिण भारत के प्रांतों के संपर्क में आने पर हिंदी का नवीन रूप सामने आया, जो दक्षिणी हिंदी कहलाया। दक्षिण भारत के अंदर हिंदी का नया रूप आया था, वो क्या कहलाता है? दक्षिणी हिंदी।
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हिंदी का एक परिष्कृत रूप सामने आया जिसे खड़ी बोली कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद हिंदी का एक परिष्कृत रूप आया जिसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली। इसको हिंदुस्तानी, सर हिंदी और कोरवी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हिंदी का नया रूप आया था ना, परिष्कृत रूप, उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। और खड़ी बोली के ये उपनाम है हिंदुस्तानी, सर हिंदी और कोरवी आदि। ये नाम है ना, ये खड़ी बोली के उपनाम है। आज की साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में लिखी जा रही है। जो आज की हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है ना आज के समय, वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। शोर सेनी अपभ्रंश से स्वतंत्र भाषा बनने से लेकर साहित्यिक हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी बनने तक के सफर का अध्ययन इस इकाई में करेंगे। इस इकाई में हम किसका अध्ययन करेंगे, शोर सेनी अपभ्रंश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा बनने तक का सफर का अध्ययन करेंगे हम। तो अब टॉपिक की और ये जो हमने पढ़ी थी ये हिंदी भाषा का स्वरूप में विकास, इसकी प्रस्तावना थी। और अब हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। तो हिंदी हिंदुस्तान की भाषा का नाम है। हिंदी किसका नाम है, हिंदुस्तान की भाषा का। प्रारंभ में हिंदी शब्द का अर्थ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए प्रयोग होता था। शुरू के अंदर जो दूसरे देशों के लोग आए थे वो हिंदी शब्द का प्रयोग अपने हिंदुस्तान के निवासियों के लिए करते थे। लेकिन आज जो हिंदी है ना, हिंदुस्तान की भाषा का नाम है ये। बाद में यह हिंदुस्तान के निवासियों की भाषा के अर्थ में रूढ़ हो गया। वर्तमान में हिंदी का अर्थ खड़ी बोली में लिखी जाने वाली भाषा जो भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है। संविधान में इसे राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदी जो शब्द है इसको कोई नहीं सोच सकता है कि ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हमको याद रखना है हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कभी एग्जाम में आ जाए और ये बात हमने पढ़ी हुई नहीं होती है तो हम हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का ही शब्द राइट करके आते हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो सारे हिंदी राइट करके आते हैं। लेकिन जो राइट है वो क्या है, फारसी भाषा। हिंदी शब्द है ना, फारसी भाषा का शब्द है। भारत के यात्रियों का सबसे पहला परिचय भारत के सिंध प्रांत से हुआ। सिंध शब्द का फारसी उच्चारण हिंद होता है। जो फारसी जो लोग हैं वो स को ह बोलते हैं, तो सिंध को वो लोग बोलते थे हिंद। तो फारसी भाषा में स ध्वनि का ह और द ध्वनि का द बन जाता है। जो फारसी जो लोग है वो ध को बोलते हैं द। तो स का उन्होंने कर दिया ह और ध का उन्होंने कर दिया द, तो सिंध का क्या बन गया, हिंद। तो यह परिवर्तन इस भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार से फारस के यात्रियों द्वारा दिया गया नाम हिंद चल पड़ा और भारत का एक नाम हिंद हो गया। हिंद के निवासी कहलाए हिंद और आगामी शताब्दियों में हिंद शब्द यहाँ के निवासियों की भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे ये हिंद जो शब्द है वो भाषा के रूप में आने लगा, भाषा के अर्थ में प्रयोग हो गया। हिंदी का अर्थ अलग अलग कालों में अलग अलग होता रहा। 6ठी शताब्दी में हिंदी का अर्थ संस्कृत लिया गया। 6ठी जो शताब्दी थी उसके अंदर हिंदी का अर्थ संस्कृत से लिया गया था। 13वीं शताब्दी में इसका अर्थ अपभ्रंश से लिया गया। अपभ्रंश से विकसित भाषाओं के लिए लिया गया। कई शताब्दियों तक भाषा और हिंदी दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते रहे। उत्तर भारत में भाषा का अर्थ वर्तमान खड़ी बोली हिंदी से ही है। इस प्रकार हिंदी शब्द का अर्थ काल कर्मानुसार बदलता रहा। इस प्रकार हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ
काल क्रम के अनुसार बदलता रहा। वर्तमान समय में प्रचलित इसका अर्थ खड़ी बोली में लिखित भाषा इसका नवीनतम रूप है। वर्तमान जो समय है उसके अंदर हिंदी बोली का अर्थ है, हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ है खड़ी बोली में लिखित भाषा। हिंदी के स्वरूप विश्लेषण के क्रम में इसके लिए प्रयुक्त अन्य नाम भी सामने आए हैं, जैसे भाखा, हिंदवी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, देहलवी, रेख्ता, उर्दू और खड़ी बोली आदि। देखो भाखा का क्या अर्थ है? भारत के जन साधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली जन भाषा। यह हिंदी के लिए रूढ़ हो गया। भारत के जन साधारण जो लोक भाषा थी उसको भाखा बोला उन्होंने। जो आम लोग आम जो जनता है वो बोलती है ना जो भाषा, उसको भाखा कहा गया। उसके बाद हिंदवी। हिंदवी का क्या अर्थ है? भारत की लोक भाषा में जब अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा उसे हिंदी कहा जाने लगा। जो नॉर्मल भाषा थी आम जनता की, भारत के आम लोगों की, उसको तो उन्होंने भारत का भाखा कहा, और भाखा के अंदर जो अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द मिल गए उनको उन्होंने हिंदवी कहा। उसके बाद दक्षिणी। दक्षिणी का क्या अर्थ है? दक्षिण भारत की जन भाषा के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के संयोग से बनी भाषा दक्षिणी। जो दक्षिण भारत की जन भाषा थी, आम लोग जो भाषा बोलते थे, उसके साथ अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द भी मिल गए, उसको दक्षिणी भाषा कहा उन्होंने। उत्तर भारत में जिसे हिंदवी कहा गया उसी को दक्षिण भाषा में दक्षिणी कहा गया। के आगे देखते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा का क्या मतलब निकाला उन्होंने? भारत की जन भाषा जो सभी क्षेत्र के निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की लोक भाषाएं आदि के शब्दों का मिश्रण होता था। देहलवी। देहलवी किसको बोलते हैं? दिल्ली प्रदेश। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। देहलवी मतलब दिल्ली प्रदेश की जन भाषा थी, उसको देहलवी बोला उन्होंने। दिल्ली प्रदेश की जो जन भाषा थी उस टाइम वो लोग दिल्ली भाषा मतलब दिल्ली प्रदेश की जो जन भाषा थी उसको देहलवी कहते थे। दिल्ली हिंदी का मुख्य केंद्र रही है। दिल्ली जो है हिंदी का मुख्य केंद्र रही है। उसके बाद देखो रेख्ता का क्या मतलब है? एक मिश्रित भाषा रूप जिसका प्रयोग मुसलमान करते थे। एक मिश्रित भाषा का रूप है ये रेख्ता, जिसका प्रयोग मुसलमान करते थे। हिंदी और अरबी फारसी के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ। मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रयुक्त रेख्ती कहलाती थी। उर्दू रेख्ता की तरह एक मिश्रित भाषा रूप है उर्दू। हिंदी के ढांचे पर अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में यह देवनागरी और अरबी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। उर्दू जो है देवनागरी लिपि में और अरबी में दोनों में लिखी जाती है। मतलब अरबी, फारसी जो लिपि है उसके अंदर लिखी जाती है उर्दू। मेन तो फारसी लिपि में लिखी जाती है, अरबी कोई लिपि नहीं होती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है उर्दू। खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्या मतलब है? दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में मेरठ के क्षेत्र की बोली जो आगे चलकर साहित्यिक हिंदी का आधार बनी वह खड़ी बोली कहलाई। खड़ी बोली का क्या मतलब है? दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र की बोली जो आगे चलकर साहित्यिक हिंदी का आधार बनी वह खड़ी बोली कहलाई। हिंदी के विविध रूपों में खड़ी बोली का विशिष्ट स्थान है। हिंदी शब्द अब भारत की प्रमुख भाषा के लिए पूर्ण रूप से रूढ़ हो चुका है। यह भाषा भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी जाती है, जो भारत की राजभाषा है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल होने जा रही है। शामिल हो सकती है, अभी हुई तो नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल हो सकती है हमारी हिंदी। हिंदी भाषा के विकास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी भाषा को जो विकास हुआ है उसको 3 कालखंडों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आता है हिंदी भाषा का आदिकाल, उसके बाद हिंदी भाषा का मध्यकाल, उसके बाद हिंदी भाषा का आधुनिक काल।
जो हिंदी भाषा का आदिकाल है उसको 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना है। हिंदी भाषा का मध्यकाल जो है उसको 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना है। और हिंदी भाषा का आधुनिक काल इसको 1800 ईस्वी से आज तक। देखो, हिंदी भाषा के काल को कई विद्वानों ने बांटा है। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे हैं, राहुल सांकृत्यायन और बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों के कालक्रम के अनुसार बांटा है। तो ये अपना नॉर्मल कालखंड है जो 3 कालखंडों के अंदर विभक्त है। अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं, किसी रूढ़ जो विद्वान है उनके अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आदिकाल और हिंदी भाषा का मध्यकाल। आधुनिक काल जो है हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए एक और नया वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी भाषा का स्वरूप में विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको 2 पार्ट के अंदर पढ़ाना है। तो आधुनिक काल हम फिर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आदिकाल और हिंदी भाषा का मध्यकाल, जिसका आदिकाल का काल है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी और मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी बोलते हैं, इसका काल है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इन कालखंडों के साहित्य के आधार पर ही भाषा की विकास की कहानी लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आता है हमारा हिंदी भाषा का आदिकाल, जिसका काल है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी का आदिकाल मिश्रित के उद्भव का काल है। हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल से पूर्व की साहित्यिक कृतियों से इस काल को कुछ पीछे तक मानना होगा। सरहपाद के दोहा कोश से लेकर गोरखनाथ की गोरखवाणी तक की भाषा भी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण की सहयोगी है। सरहपाद ने उनकी सरहपाद की रचना है ये दोहा कोश से लेकर गोरखनाथ की गोरखवाणी तक की भाषा भी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण की सहयोगी है। किसी भी लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों का उद्भव एक साथ होना असंभव है। यानी कि भाषा का विकास होने में टाइम लगता है। जो आम बोलचाल की भाषा होती है और उसको साहित्यिक रूप में बदलने में टाइम लगता है। हिंदी जब अपभ्रंश से अलग होकर स्वतंत्र भाषा बनी तब वह एक लोक भाषा ही थी। जब हिंदी अपभ्रंश भाषा से अलग हुई तब वह एक लोक भाषा थी। उसका साहित्यिक रूप तो कई वर्षों बाद सामने आया। हिंदी का साहित्यिक रूप कई वर्षों बाद सामने आया। हिंदी जब तक लोक भाषा रही उस समय के प्रमाण मिलना असंभव है। जब हिंदी लोक भाषा थी तब के प्रमाण मिलते नहीं है। अतः हमें हिंदी के आदिकाल को समझने के लिए प्रारंभिक साहित्य प्रमाणों का ही सहारा लेना होगा। इसलिए हमको हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ उसको समझने के लिए जो हिंदी की साहित्यिक रचनाएं हुई हैं प्रारंभिक काल में उसका सहारा लेना होगा। सर्वप्रथम सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों द्वारा रचित दोहे एवं चौपाइयां प्राप्त होते हैं। देखो, सबसे पहले हिंदी की कौन सी रचनाएं प्राप्त होती हैं? सर्वप्रथम सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों द्वारा रचित दोहे एवं चौपाइयां प्राप्त होती है। इनसे पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है हिंदी साहित्य के अंदर। इन पदों में धार्मिक, सांप्रदायिक एवं समाज सुधार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा में रचा वही हिंदी के आदिकाल के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। जो सिद्धों ने बौद्ध धर्म चलाया था उसके अंदर एक नया तत्व आया था, वज्रयान तत्व। इसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा में रचा उन सिद्धों ने लोक भाषा में वही हिंदी के आदिकाल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। सरहपा से सिद्ध साहित्य आरंभ होता है। शबरपा, लुइपा, डोबिम्पा, कणहप्पा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हुए हैं। ये सिद्ध कवियों के नाम हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो है सिद्ध वो सरहपा है। उसके बाद शबरपा, लुइपा, डोबिम्पा और कणहप्पा ये भी प्रमुख सिद्ध कवि हैं। आदिकालीन हिंदी भाषा के प्रमाण के रूप में सिद्धों की कविता को देखा जा सकता है। ये सिद्धों की कविता है जिन्होंने सर्वप्रथम लिखी थी।
हम भी पढ़ते हैं इसको, देखो। जिम वाहिर मी अभम तरु 14 भवियो ठिहउं निरंतरु, ये सरहपा ने लिखी थी। और ऊंचा ऊंचा पर्वत तही बसई सबरी बाली, ये शब्रपा ने लिखा था। सिद्धों की योग साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। अपने गोरख की कविता में हठ योग का उपदेश है। इनकी कविता तत्कालीन भाषा का एक पुष्ट प्रमाण है। ये गोरखनाथ जी की लिखी हुई रचना है। नो लख पातरी पातरी आगे नाचे, पीछे सहत अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। पूर्वी भारत के सिद्धों की तरह पश्चिमी भारत में जैन मुनियों ने अपने मत के प्रचार के लिए प्रारंभिक हिंदी को अपनाया। जैन मुनियों ने भी प्रारंभिक हिंदी को अपनाया। देखो, जो सिद्ध कवि हुए थे और जो सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय, इन संप्रदायों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रचनाएं की थी सबसे पहले। तो इन्होंने जो ये रचनाएं की थी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वही हमको मिलती हैं सबसे पुरानी रचनाएं। देवसेन मुनि जिन विजयम, जिन विंजय, जिन धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, सुबति गणी आदि प्रमुख जैन मुनियों ने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का सहारा लिया। ये जैन मुनि हैं, देखो। देवसेन मुनि जिन विजय, जिन धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, ये सुबति गणी, ये आदि है ना जैन मुनि थे। इन्होंने जैन संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए रचनाएं की थी। इनमें से प्रमुख आचार्य मुनि शालिभद्र सूरी की कविता उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। इनके अंदर जो प्रमुख आचार्य मुनि थे जैन धर्म के अंदर, उनका नाम था शालिभद्र सूरी। इनकी कविता के कुछ एक लाइन हम पढ़ेंगे। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खड़ितौ गर्वियु हंत। एक मिनट ना, और दूसरी लाइन उनकी ये है। चक्र सरिसौ द्वौ किरं शयलः गोत्रः कुल सहरौ। ये शालिभद्र सूरी जी की 2 लाइनें थी शुरू की रचनाओं की, ठीक है। 12वीं शताब्दी में पंडित दामोदर के प्रसिद्ध ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, देखो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ये किसने लिखा था? पंडित दामोदर, ठीक है, जो 12वीं शताब्दी का, कितना पुराना है। इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरणों में प्रयुक्त हिंदी अपने पूर्ववर्ती नाथों और सिद्धों की हिंदी से परिष्कृत रूप में दिखाई देती हैं। एक मिनट, कहाँ चले गए हम? कहाँ पढ़े थे? हाँ, यहाँ। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इससे अवध, बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ब्रज क्षेत्र की भाषा को सामान्यतः पिंगल के नाम से पुकारा जाता था। देखो, ब्रज क्षेत्र की जो भाषा थी उसको पिंगल बोला गया है। पिंगल नाम इसकी छंदबद्धता के कारण प्रचलित हुआ। प्राकृत पिंगलम में अवधी, बंगला आदि के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। संदेश रासक जो ये रचना है, इसको लिखा है अब्दुल रहमान ने। संदेश रासक ग्रंथ में भी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, गुजराती, राजस्थानी आदि के पूर्व रूपों के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद 15वीं शताब्दी से पिंगल ब्रज भाषा में समाहित हो गई। पिंगल के समानांतर पश्चिमी भारत के राजपूताना क्षेत्र में प्रचलित भाषा रूप को डिंगल के नाम से जाना जाता है। पिंगल तो ब्रज भाषा का सम्मिलित रूप है, और जो हमारा डिंगल है वो राजस्थानी भाषा का सम्मिलित रूप है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से रासो ग्रंथों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी हैं। चंद्र बरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। और जो बिसल देव रासो है, इसको लिखा था नर्तते नाल ने।
और परमाल रासो है या परमाल रासो को आलाखंड भी बोलते हैं, इसको लिखा था जगनिक ने। और खुमान रासो इसको लिखा दलपति विजय ने। आदि प्रमुख रासो ग्रंथ इस क्षेत्र की भाषा के प्रबल साक्ष्य हैं। जगनिक के आलाखंड का उदाहरण देखा जा सकता है। जगनिक जी ने जो लिखा था आलाखंड या परमाल रासो, उसकी 2 लाइनें यहाँ दी हुई है। देखो उन्होंने किस तरीके से लिखा है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके से लिखा था जगनिक जी ने। ये उनकी लैंग्वेज थी। इस कालखंड में उत्तर भारत पर मुसलमानों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनकी मातृभाषा और राजभाषा फारसी थी, किंतु उन्होंने भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए स्थानीय भाषा का सहारा लिया। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थानीय हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का मिश्रण होने लगा। इस मिश्रित भाषा का प्रयोग स्थानीय हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी करते थे। आगे इसी भाषा में अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। अमीर खुसरो जी के बारे में पता है ना, वो उनको हास्य कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ये जो कविताएं मतलब है ना, लिखते थे, क्या बोलते हैं उनको, पहेलियां लिखते थे बहुत ही मजेदार, और लोगों को लिख लिख के सुनाते थे, तो लोगों को बहुत मजा आता था। इसलिए अमीर खुसरो की रचनाएं है ना बहुत लोकप्रिय है। इस भाषा को हिंदवी के नाम से पुकारा जाने लगा। डिंगल पिंगल अवधि ब्रज की तरह हिंदवी भी हिंदी का एक रूप बन गई। अमीर खुसरो, देखो अमीर खुसरो का समय क्या है, 1255 से 1324 ईस्वी ने अपनी रचनाओं में जन भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने काफी सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया है, आम बोलचाल की भाषा का यूज किया है उन्होंने, जन भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, जनता ने इनकी रचनाओं को खूब पसंद किया है, इनकी रचनाओं को खूब पसंद किया, क्योंकि ये पहेलियां लिखते थे और मुकरनिया, 2 सखून आदि रूपों में रचनाएं की हैं। अमीर खुसरो जी ने कैसी रचनाएं की हैं, पहेलियां, मुकरियां और 2 सखून आदि रूपों में रचनाएं की। उदाहरण लिए खुसरो की भाषा के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। देखो ये खुसरो जी का एक दोहा है जिसको हम पढ़ते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो गर आपने, रेन भई चहु देश। इस तरीके की जो रचनाएं करते थे और पढ़ पढ़ के सुनाते थे लोगों को। और उनकी ये पहेली है, पहेलियां के अंदर वो खुद ही पहेली कहते थे और खुद ही इसका उत्तर बताते थे। ठीक है, तो अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, इसका मतलब होता है दर्पण। इस तरीके की जो रचनाएं हैं वो खुसरो जी किया करते थे। मुस्लिम शासन के दौर में एक शताब्दी के कवि मुल्ला दाऊद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चंदायन में अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली युक्त मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। जो अपने थे ना मुल्ला दाऊद, इन्होंने चंदायन काव्य लिखा है। देखो इन्होंने किस तरह से लिखा है। जेही ही ये चोट लगी सो जानी, यानी जिसके हृदय में चोट लगती है वही जानता है, इसका मतलब होता है। कहीं लोरिक कहीं चंदा रानी, सुखी न जान दुख काहू केरा, जानई सोई परी जेली बेरा, प्रेम अची जेही हेरे लागई, नींद जाई तपी तपी नीसी जागई, सात सागर जल बरिसही आई, प्रेम अगी कैसे हो न बुझाई। इस तरीके की लैंग्वेज थी उनकी, मुल्ला दाऊद जी की, जिन्होंने चंदायन लिखा था काव्य। उत्तर भारत से दूर पूर्व के मिथिलांचल में स्थानीय लोक भाषाओं और मारतीय अपभ्रंश के मिश्रण से उपजी भाषा को इसी भाषा के महाकवि विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता नामक रचना इसी भाषा में की है। अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता की रचना की है विद्यापति जी ने। गद्यकार ज्योतिरीश्वर की वर्ण रत्नाकर में इस भाषा के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। ये देखो वर्ण रत्नाकर की लैंग्वेज। काम देवक नगर ऐसन शरीर, निष्कलंक चांद ऐसन मुंह, कदल खंजीरीर ऐसन लोचन, यमुना के तरंग ऐसन भुजई। इस तरीके की रचना थी उनकी। पूर्वी एवं अन्य बोलियों के मिश्रण से उपजे भाषा रूप को सद्दुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है।
इसमें रचना करने वालों में कबीर जी की भाषा कौन सी थी? सदुगड़ी भाषा। ठीक है। कबीर दास जी का जो समय था वो 1398 से 1518 ईस्वी तक। देखो कबीर दास जी का ये जो समय है ये भी काफी बार पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है हमको। कबीर दास जी का जो समय था वो 1398 से 1518 ईस्वी तक। नानक, रैदास, दन्ना, पीपा आदि हैं जिन्होंने सदुड़ी भाषा में रचना की है। सदुकड़ी भाषा किसको बोलते हैं? जो साधु संत जो जाते हैं ना संगत सत्संग के अंदर, उसके अंदर अलग अलग मतलब जिलों से, राज्यों से, अलग अलग गांवों से जो लोग आते हैं, उनका जो एक सम्मिलित रूप हो जाता है भाषा का। मतलब सभी की मिश्रित जो भाषा हो जाती है उसको सदुकड़ी भाषा बोलते हैं। सभी साधु संतों की भाषा का जो मिश्रित रूप होता है ना उसको सदुकड़ी भाषा बोलते हैं। तो कबीरदास जी भी जाते थे भजन वगैरह बोलने। तो इनका भी जो सत्संग के अंदर जाने के कारण जो इनकी भाषा थी वो सद्दुकड़ी भाषा हुई थी। तो इसी भाषा में इन्होंने रचना की थी। और इनके साथ नानक, रैदास, धन्ना, पीपा ये भी संत ही थे, तो इनकी भाषा भी सद्दुकड़ी थी। इन लोगों ने परिष्कृत भाषा के स्थान पर जन सामान्य की भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कबीर भाषा का नमूना देखिए। देखो कबीरदास जी ने इस तरीके की रचना की थी। कबीरदास जी तो मतलब बिल्कुल जो साहित्यिक जो भाषा का रूप होता है वैसा नहीं है इनका भाषा। मैंने पहले ही बता दिया सदुकड़ी भाषा है इनकी। तो आम बोलचाल के शब्द भी खूब भरे पड़े हैं इनकी रचनाओं के अंदर। तो देखिए, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। इस तरीके की इनकी लैंग्वेज थी कबीरदास जी की, जो काफी इजी थी, सरल थी, आम बोलचाल की। ठीक है। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत पर आक्रमण के साथ उत्तर भारत में की हिंदवी भाषा का परिचय दक्षिण के निवासियों से हुआ। इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बहुलता से होने लगा। तो हिंदी का एक नया रूप सामने आया, जिसे दक्षिणी हिंदी नाम दिया गया। हिंदी के आदिकाल के 500 वर्षों में भाषा मिश्रण की प्रवृत्ति आदि से अंत तक बनी रही। इससे हिंदी के कई भाषा रूप सामने आए। ये सभी भाषा रूप आरंभिक हिंदी के आधार हैं। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का एक सामूहिक रूप है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का मध्यकाल। ये हमारा लास्ट है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आधुनिक काल। तो हिंदी भाषा का मध्यकाल, इसका काल है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। देखो मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल भी बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदी का यह काल उसकी सहभाषाओं के विकास का काल रहा है। इस काल में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, दक्षिणी पंजाब और उर्दू का विकास हुआ। मुगलों के शासन काल में ब्रज भाषा और अवधी में पर्याप्त साहित्य रचा गया। ब्रज भाषा और अवधी भाषा के अंदर ज्यादातर साहित्य रचा गया। ब्रज भाषा में सूरदास 1438 से 1566 ईस्वी इनका काल रहा है। और अवधी के जायसी और राजस्थानी की मीरा, जिनका मीराबाई का काल है 1503 से 1548 का काव्य भी इस युग का महत्वपूर्ण साहित्य है। तो देखो ब्रज भाषा के प्रमुख जो ब्रज भाषा के अंदर जो प्रमुख रचनाएं की हैं वो की हैं सूरदास जी ने। और अवधी भाषा के अंदर जो प्रमुख रचनाएं की हैं अवधी भाषा के अंदर वो की है जायसी जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। और राजस्थानी भाषा के अंदर जो मेन रचनाएं की है वो मीराबाई। ठीक है। तो इस कालक्रम की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भक्ति आंदोलन रहा है। जो ये काल था मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, इसकी जो ऐतिहासिक घटना है वो भक्ति आंदोलन रहा। भक्ति आंदोलन मतलब ना भक्ति इस तरीके से की गई कि भक्ति है ना आंदोलन का रूप बन गई। यानी जैसे आंदोलन चल रहा हो ना इस तरीके से भक्ति होने लगी थी इस काल में। तो इसीलिए इस काल को भक्ति आंदोलन नाम दिया गया है और इसका नाम ही भक्ति काल रख दिया। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिणी भारत में हुआ। ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो उद्भव है वो कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। ये इम्पोर्टेंट बात है।
मध्यकाल की, कि भक्ति आंदोलन का जो उद्भव वो कहाँ से हुआ, तो दक्षिणी भारत से हुआ। इसको उत्तर भारत में लाने वाले रामानुज थे। उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को कौन लेकर आए थे? रामानुज। भक्ति आंदोलन में देखिए, भक्ति आंदोलन में संतों, सूफियों और वैष्णव कवियों ने अपनी रचनाओं से इस काल में भरपूर भक्ति काव्य की रचना की। सूरदास, तुलसी, जायसी, मीरा, कबीर, नानक आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविता के उदाहरण देखिए। बस ये देखो, भक्ति काल के अंदर ऐसी रचना हुई थी। बसही पाखी बोलही बहुभाषा, करही हुलास देखी के शाखा, भोर होत बोलही चुह चुही, बोलही पौडुक एके तुही। ये रचना थी अपने जायसी जी की, ठीक है। और कबीरदास जी की रचना देखिए। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोकर फूके आपना सो चले हमारे साथ। ये कबीरदास जी की। इनकी लैंग्वेज बहुत सरल है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है हमको। अब ये है मीरा जी की। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, सजनिया दुश्मन होए बैठिया, सबने लगू कड़ी। ये मीरा जी की रचना थी, ठीक है। तो भक्ति काल के अवसान के बाद हिंदी में रीति साहित्य की रचना होने लगी। भक्ति काल के अवसान के बाद रीति साहित्य की रचना, जब भक्ति काल खत्म होता है ना, तब रीति साहित्य की रचना प्रारंभ होती है, ठीक है, जिसको हम रीति काल भी बोलते हैं। ब्रज भाषा इसकी प्रमुख भाषा रही है। इस काल के सभी प्रमुख कवियों की रचनाएं इस भाषा में प्राप्त होती हैं। इस काल के प्रमुख कवि घनानंद, केशव देव, बिहारी, मतीराम, भूषण आदि हैं। यह काल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग रहा है। मध्यकाल है ना, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग रहा है, ठीक है। इस काल में ब्रज भाषा और अवधि में संस्कृत के तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग हुआ। शासन की भाषा फारसी होने के कारण आम बोलचाल की भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के भाषाओं के शब्द भी हिंदी की सहभाषाओं में आ मिले। इसी दौर में हमें फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों प्राप्त हुई। ये जो ध्वनियां है ना, क, ख, ग, ज, फ, ये हमारी हिंदी भाषा के अंदर आ गई है, जिनको मान्यता भी प्राप्त है। मानक हिंदी वर्णमाला के अंदर फारसी से जो आई हुई भाषा है ना, ये उनके ये शब्द क, ख, ग, ज, फ, ये ध्वनियां हमको इसी काल से प्राप्त हुई, ठीक है। इसी काल में भारत का संपर्क यूरोप के देशों के साथ हुआ। यूरोपियों के साथ साथ उनकी भाषाएं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि से हमारा परिचय हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप इन भाषाओं के शब्द हिंदी में रच बस गए हैं। हिंदी भाषा के मध्यकाल पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस काल में कई महान ग्रंथों की रचना होने के बावजूद भी हिंदी की घोर उपेक्षा हुई है। भारत के मुस्लिम शासकों ने भारतीयों से संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी को अपनाया, लेकिन राजभाषा फारसी को ही बनाया। मुसलमानों के बाद में आए अंग्रेजों ने भी हिंदी की उपेक्षा करते हुए राजभाषा अंग्रेजी को, सभी ने अपनी अपनी भाषा को ही राजभाषा बनाया था। जैसे जैसे हमारे भारत के अंदर राज्य करने आए थे ना ये लोग, अंग्रेज और फारसी लोग, इन्होंने उनकी ही भाषा को राजभाषा बनाया, ठीक है। फिर भी हिंदी आम जन की भाषा के रूप में और साहित्यिक भाषा के रूप में निरंतर विकसित होती रही। इन लोगों ने हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया, फिर भी जो हमारे कवि लेखक हुए थे ना, वो साहित्य रचनाएं करते रहे और इसी तरीके से हिंदी का निरंतर विकास होता रहा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगला मैं वीडियो बनाऊंगी हिंदी भाषा का आधुनिक काल, और उसके बाद इस पार्ट का सारांश भी बताऊंगी शॉर्टकट में। तो इसी के साथ धन्यवाद। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे किसी दोस्त के भी काम आ सकता है, या आपके दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है कोई, उनको काम आ सकता था इस वीडियो को, आप उनको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, ठीक है।